चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, अकाउंट्स का जो मेन बेस है वो डेबिट एंड क्रेडिट, यही चैप्टर है। आपका पूरा 11th का अकाउंट, 12th का अकाउंट, ग्रेजुएशन का अकाउंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अकाउंट, जितना भी आपका अकाउंट्स है सर, वो कंप्लीटली इसके ऊपर बेस है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसलिए इसे हम और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे अकाउंट्स का बेस है। ठीक है जी, चलिए। अप्रोचेस टू क्लासिफाई द अकाउंट्स। सर, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन करने के हमारे बेसिकली 3 अप्रोचेस हो सकती हैं। पहली सर ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन मॉडर्न अप्रोच, तीसरी जो है बैलेंस अप्रोच। तो बुक्स में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच निकलेगी, बैलेंस अप्रोच मैंने बना रखी है। ठीक है जी, चलिए। तो अब हमने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच। सर, ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम सर हम इसे इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं, राइट? ठीक है जी। अब इंग्लिश अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो सर यहाँ पर ये आया नहीं है। बेसिकली इट्स रियल, नॉमिनल और पर्सनल। जो हमारे अकाउंट्स है उनकी जो डिवीजन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सर। एक रियल अकाउंट में, एक नॉमिनल अकाउंट में और एक पर्सनल अकाउंट में। ये हमारी कौन सी अप्रोच है सर? ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहले हमने बोला सर यहाँ पे रियल अकाउंट्स, ठीक है जी। फिर हमने कहा दूसरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। फिर हमने कहा पर्सनल अकाउंट्स। परिवर्तन में सर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? मैं मान लूं आपने उतार लिया सर, समझ लिया, उतार लिया। और इन्हीं अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका सर हमारे पास एक और हो सकता है, जरा ध्यान करिए सर। पहला सर रियल बोला सर हमने, ठीक है जी। नॉमिनल बोला सर, हमने बोला था पर्सनल। अब जो फर्दर हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं सर, जो रियल है इट कुड बी टेंजिबल, इनटेंजिबल। जो नॉमिनल अकाउंट है इसका दूसरा नाम टेम्परेरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नाम टेम्परेरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सर हमारे 2 तरह के अकाउंट्स आते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। पर्सनल में हमारे 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सपेंसिव, रेवेन्यूज, इसमें आते हैं 3, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब मैंने कहा सर यहाँ पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको दिख रहा है सर टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब जैसे कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ चुके हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ा चुका हूं सर। सर टेंजिबल एसेट्स हमारी क्या थी? ये हमारी वो एसेट्स थी जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है। मींस वी कैन, मींस टेंजिबल एसेट्स मैंने बताया वो एसेट्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है, वी कैन सी, वी कैन टच। बेसिक अकाउंटिंग से पढ़ा चुका हूं। इंटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स हैं जिनकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, मींस कांट बी सीन, कांट बी टच, जिसको हम ना छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे इसमें टेंजिबल की बात कर रहा हूं आपसे, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ये सभी एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल में सर गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, इमेज है, एनी फ्रेंचाइजी, इस तरह की कोई भी चीज है, वो सारी की सारी क्या है? इंटेंजिबल। लेकिन ये दोनों की दोनों क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये रियल एसेट्स। और ये रियल एसेट्स इसलिए है क्योंकि इनकी वास्तविक एक मार्केट वैल्यू हो सकती है। इनको मार्केट में अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर रियल अकाउंट्स। तो फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा कि मेनली हम जो 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं वो रियल, नॉमिनल, पर्सनल मैंने बोला। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं लैंड एंड बिल्डिंग तो आप बताओगे सर रियल अकाउंट है। मैं बोलता हूं प्लांट मशीनरी, आपने कहना है रियल है। मैं बोलता हूं कैश, आपको बोलना है रियल है।
समझा मेरी बात? मैं आपसे बोलता हूँ स्टॉक, आपको बोलना है सर रियल अकाउंट। मैं आपसे बोलता हूँ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो आपको क्या बोलना है? रियल अकाउंट। आ रही है मेरी बात सुनने? इज दैट क्लियर? तो यानी चैप्टर में क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आ रही बात सुनिए। अब अगला आता है सर हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट को सर हम टेम्परेरी अकाउंट्स भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो है वो हमारा टेम्परेरी अकाउंट्स भी होता है। ठीक। अब इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज हैं, यानी कुल मिला के नफा नुकसान, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ब्रॉडली हम एक्सपेंस और रेवेन्यू बोलते हैं, अदरवाइज लॉसेस क्या, प्रॉफिट क्या, गेन क्या, इनकम क्या, यानी कुल मिला के नफा नुकसान के सारे क्राइटेरिया इसके अंदर आ जाएंगे। मींस आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, प्रॉफिट, इनकम, गेन सब इसमें आ जाएंगे। यानी कुल मिला के नफा नुकसान सारा आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मींस मैं आपसे पूछूंगा जी सेल्स, तो सेल्स क्या है? रेवेन्यू। तो मैंने कहा सर परचेजेस। अब परचेज क्या सर? आपका एक्सपेंस बिजनेस का, तो कहां आएगा? नॉमिनल के अंदर। मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन, नॉमिनल है सर। आगे बात सुनिए। मैं कह रहा हूं रेंट, नॉमिनल है। सैलरीज, नॉमिनल है। इंटरेस्ट, नॉमिनल है। कमीशन, नॉमिनल है। आ रही मेरी बात सुनिए? तो ये सारे क्या है? नॉमिनल। तो जो भी नफा नुकसान से बिलोंग कर रहा है सब नॉमिनल में डाल दो। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये सारी टर्म्स कहां यूज हो रही है सर? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की यूज हो रही है सारी काम। ठीक। अब नॉमिनल के बाद आइए सर पर्सनल। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी तक जितनी भी टर्म्स यूज हुई सारी बेसिक अकाउंटिंग में हम सीधा सीधा डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, मतलब डायरेक्टली। अब आइए सर पर्सनल। अब सर पर्सनल में व्यक्तिगत तो आता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाई राम क्या, रहीम क्या, सोहन क्या, श्याम क्या, संजीव क्या और आप क्या। तो यानी कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट, किसी भी एक व्यक्ति का, नेचुरल पर्सन, कोई भी अकाउंट जो किसी नेचुरल पर्सन से बिलोंग करता है, इंडिविजुअल से बिलोंग करता है, सर पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है जी। अब नेचुरल पर्सन आप समझते हैं सर, अब ये तो नहीं नेचुरल पर्सन मुझे डिफाइन करना पड़े कि हाँ नेचुरल पर्सन सर आप और मैं, नॉट ए रोबोट। ठीक है जी। तो कोई भी इंडिविजुअल हो गया सर, वो सब इसमें आ जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। लेकिन पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट भी आएंगे जो नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल की मैं बात करूं तो स्काइलेंट ट्यूटोरियल यानी कि हम हो गए। अब मान लीजिए हम डील करें एनडीपीएल से, तो जो एनडीपीएल है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वी कैन, हम आर्टिफिशियल तो है वो, अगर हमको नेचुरल पर्सन थोड़ी ना एनडीपीएल में हाथ में लग गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। आर्टिफिशियल पर्सन एंटिटी है। तो ऐसी कोई भी बिजनेस एंटिटी, ऐसी कोई भी बिजनेस एंटिटी जो एक नेचुरल नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। एनडीपीएल आर्टिफिशियल है, स्काइलेंट ट्यूटोरियल आर्टिफिशियल है, तो संजीव बंसल नेचुरल पर्सन है ना, आर्टिफिशियल है। टाटा ग्रुप जितने सब आर्टिफिशियल है सब। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब आर्टिफिशियल है। हमारी मेरी समझो, तो वो भी आपके पर्सनल उसमें आएंगे आर्टिफिशियल। ठीक है जी। तो एन अकाउंटेंट सच एज ए फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन विद पीपल अदर देन नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन के अलावा जो भी है वो आर्टिफिशियल हो गया। सारी मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे ये बताइए सर, मान लीजिए हम आप यहाँ पे स्काइलाइन में रिकॉर्ड बना रहे हैं सर, सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप बताइए जब हम आपकी कोई फीस स्लिप काटते हैं तो हम क्या करते हैं? आपका नाम लिखते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम लिखते हैं? आपका स्कूल में आप फीस जमा करा रहे हो तो उसमें नाम आपका ही होता है ना, आपके पेरेंट्स का थोड़ी ना होता है। आ रही मेरी बात सुनने? अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक मिनट के लिए हर्ष आपकी फीस, मान लीजिए अभी आप कोचिंग की तरफ मान लीजिए आप आ नहीं रहे थे और पता चला आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोचिंग की तरफ आ रहा था और हर्ष आपने कह दिया कि भाई शुभम तो कोचिंग पे ही जा रहा है, एक काम करिए भाई मेरे को कुछ काम पड़ गया, ये मेरी फीस पकड़, मेरी फीस जमा करा दी। अब शुभम ने कोचिंग पे आया और कहा जी हर्ष बंसल की फीस है सर, ये जमा कर लीजिए। अब वो क्या लगता है शुभम गर्ग के नाम पे फीस स्लिप काटे या हर्ष बंसल के नाम पे फीस स्लिप काटे? हर्ष बंसल के नाम पे।
क्यों? क्योंकि शुभम गर्ग आपको रिप्रेजेंट कर रहा है केवल, लेकिन पेमेंट तो आपकी आ रही है ना सर। बताइए बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई हम अपने पास जो एंट्री करेंगे वो तो हर्ष बंसल की करेंगे ना, शुभम गर्ग तो केवल रिप्रेजेंट कर रहा था। बोले सर समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे, आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करे, वो भी तो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो कहीं और कैसे जा सकता है? जो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे, जो किसी आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करे, वो भी तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब आता है उसके एग्जाम्पल, अब कहानी आ रही है हमारे उसकी। अब सर यहां फिर से बेसिक अकाउंट हमारी जो अच्छी पढ़ी हमने वो फिर काम आएगी सर। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बताया था, ध्यान करिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं करा। अब इसका कोई एग्जांपल सोचिए, सोचिए। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, राइट। अब जो जगह आपने किराए पे ले रखी है, अगर वो किसी ह्यूमन नेचुरल पर्सन से ले रखी है, किसी राम रहीम सोहन श्याम, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर गया। लेकिन अगर आपने जो रेंट वाली जगह ले रखी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रखी है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। यानी जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे सर आर्टिफिशियल हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट में आएंगे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अगला बोलिए सर। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी तो बताया मैंने, या तो इंडिविजुअल के लिए रिप्रेजेंट करेगा या आर्टिफिशियल को, तो रिप्रेजेंटेटिव तो हो गया, यही तो बोल रहा हूं मैं अभी, रिप्रेजेंटेटिव हो गया यानी पर्सनल हो गया। अगला चलिए सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने क्या पढ़ा, द एक्सपेंसेस पेड बिफोर द ड्यू डेट, जो एक्सपेंसेस टाइम से पहले पे कर दिए, हमारी एसेट्स हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस सर, अब क्वेश्चन आता कोई एग्जांपल सोचिए हम प्रीपेड एक्सपेंस का, बोलिए सर। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पहले पे कर दी सर। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने एनडीपीएल को पे करा, बीएसएनएल जो भी जितने भी नाम है सर, जिसको भी पे करा, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है जी, आर्टिफिशियल हो गया सर। और यही कहते हैं हमने प्रीपेड रेंट, हमने रेंट पहले पे कर दिया सर। अब वो रेंट मान लो जिसको पे करा वो ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है, तो वो इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यानी रिप्रेजेंटेटिव इन दो में से ही किसी का होगा। तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी, समझ आ रही बात? ठीक हो गया। अगला चलते हैं सर। अब मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता दिया, प्रीपेड एक्सपेंस बता दिया। अब अगला आता है एक्रूड इनकम। माय फ्रेंड एक्रूड इनकम क्या है, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, वही इनकम तो ड्यू हो गई लेकिन अभी मिली नहीं है। अब भाई किससे इनकम नहीं मिली, या तो किसी व्यक्ति से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लीजिए हमने क्या दी थी, कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी एक्रूड कमीशन। और कमीशन किससे नहीं मिला, भैया तो किसी व्यक्ति विशेष का काम किया, नेचुरल पर्सन का, उससे नहीं मिला, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम किया उससे नहीं मिला। वो हमेशा आपका जो होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी पर्सनल होगा। आ रही है मेरी बात सुनने? आगे चलिए सर। अब मैंने कहा अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है सर हमारी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी। अब इनकम एडवांस में किससे मिल गई सर, किसी व्यक्ति से मिली या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आ रही बात सुनने? तो यानी वो फिर रिप्रेजेंटेटिव हो गई, और रिप्रेजेंटेटिव हो गई तो क्या हो गई, पर्सनल हो गई। आ रही मेरी बात सुनने? विदाउट कंफ्यूजन। तो यानी रिप्रेजेंटेटिव जितने भी अकाउंट्स होंगे सर वो इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल को प्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आप थोड़ा सा एग्जांपल वाइज पढ़ते हैं सर। रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीनों हेडिंग दिख रही है सर अब आपको। अब रियल में सर टेंजिबल इंटेंजिबल दिख रहा है सर आपको। टेंजिबल सर प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, लीजो, रेलवे साइडिंग, फर्नीचर, फिटिंग, कैश, लाइवस्टॉक, व्हीकल। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड, इमेज, फ्रेंचाइजी। एक्सपेंसेस में कुछ नाम, रेवेन्यू में कुछ नाम, एसेट्स में कुछ नाम, लाइबिलिटीज में कुछ नाम। समझ आ रही है सर बात? विदाउट कंफ्यूजन सारी चीजें। अब देखिए सर, ये तो मैंने उसको ऐसे लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर दिया। अगर हम उसकी बात करें इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, तो सर देखिए मैंने कहा सर बैंक है, अब जो बैंक में हम अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है जी, तो अब जरा ध्यान करना, जो बैंक अकाउंट हमारा ओपन होता है तो अगर किसी व्यक्ति विशेष का है तो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे खुलवाया अगर हमने तो आर्टिफिशियल को,
तो कुछ भी हो सकता है कुल मिला के, ठीक हो जी। डेटर सर जिससे हमें पैसे लेने हैं, अगर हमें जो पैसे लेने हैं वो इंडिविजुअल हो सकता है सर, कोई राम रहीम सोहन श्याम। सर जिससे हमें पैसे लेने हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो यानी डेटर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आ रही मेरी सुनिए, इस दर क्या आगे चलिए सर। मैंने कहा ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या है, जो पर्सन यूज के लिए मालिक ने निकाली। अब मालिक तो सर ह्यूमन बीइंग ही होगा, ड्राइंग्स तो सर ह्यूमन बीइंग ही होगा ना जो पैसे निकाल रहा है पर्सन यूज के लिए, ठीक। अब प्रीपेड एक्सपेंस मैंने बता दिया सर रिप्रेजेंटेटिव, एक्रूड इनकम रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल किसकी है सर, मालिक की है, अगर नेचुरल पर्सन की है तो इंडिविजुअल। और पार्टनरशिप अभी पढ़ोगे डिटेल में काफी कि कोई कंपनीज आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर रही हैं तो वो आर्टिफिशियल हो गई सर वहां पे उस केस के अंदर। और ये बात सुनिए, फिर यहाँ पे लोन अकाउंट। अब देखते हैं सर लोन किसी इंडिविजुअल से बिलोंग कर रहा है, इंडिविजुअल से लेना देना है तो वो हो गया, नहीं तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव, अर्नड इनकम रिप्रेजेंटेटिव। समझ आई बात। अब आपका पर्सनल हो गया, रियल हो गया सर। अब आते हैं सर नॉमिनल के अंदर सर। नॉमिनल मैंने कहा जितने एक्सपेंसेस लॉसेस है, रेवेन्यू प्रॉफिट गेन सब आएगा सर। परचेज है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, बैंक इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है सर। अब मान लीजिए सेल्स आप कर रहे हो, रेवेन्यू है सर, कमीशन इसी हो रही है सर, आपकी इनकम हो रहा है सर, डिस्काउंट मिल रहा है फायदा है, रेंट मिल रहा है आपको फायदा है, डिविडेंड मिल रहा है फायदा है, बैड डेट्स रिकॉर्ड फायदा है। तो जितने भी फायदे नफा नुकसान जो भी है वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर हो जाएंगे। आपने पूछा सर डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट क्या होता है सर, अगर हम किसी कंपनी के अंदर पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी में रिटर्न देगी। तो कंपनी के अंदर अगर हमने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स पे जो पैसा मिलता है हमें उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो वो क्या हो गई हमारी सोर्स ऑफ इनकम, वो हमारी इनकम है। रिकॉर्ड क्या, बैड डेट रिकॉर्ड कह रहे हो, बैड डेट रिकॉर्ड कह रहे हो ना। तो बैड डेट रिकॉर्ड सर, बैड डेट्स हो गए, हम दुखी हो रहे हैं कि हमारे पैसे मर गए, बैड डेट्स हो गए, नुकसान है ऊपर चला गया, ठीक है जी, बैड डेट रिकॉर्ड। अब जिसके पैसे तुम्हारे को लग रहा मर गए, वो 1-2 महीने में, 4 महीने 6 महीने में आपको पैसे देता है, तो आप लोगे या नहीं लोगे? नहीं, मना कर दोगे, नहीं मैं तो राइट ऑफ कर चुका हूँ बुक्स में, मैं तो अब लूंगा नहीं तेरे से पैसे, ऐसा नहीं। बता, नहीं लेगा तो बता ना, आवाज कर एक बार, ठीक है। तो जिसको तुम मान चुके थे भाई पैसे मर गए और वो आ गए, तो लगेगा फायदा है, क्योंकि हम तो अपने से मान लेते ना मर गए, ठीक है, ये तो मालिक की कृपा है, ठीक है। थोड़ा प्रस्ताव वस्ताव चला दियो, तो यानी इसका मतलब बेटर रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फायदा हो गया। चलिए सर, अब यहाँ पे अब आता है सर, यहाँ पे तो हमने ये पता लगाया अभी कि भाई कौन सा रियल अकाउंट है, कौन से नॉमिनल अकाउंट में आएगा और कौन से पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब रूल्स और डेबिट क्रेडिट कैसे लगेंगे वो जरा अब उस पर ध्यान देते हैं। इसको कई बार गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो देखिए ये रियल अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे अगर हम कम्स इन का मतलब बिजनेस के अंदर कोई चीज रियल एसेट हमारी आ रही है, मींस अगर कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश अगर बिजनेस के अंदर आ रही है, कम्स इन, तो हम क्या करेंगे उसे डेबिट। अगर बिजनेस से बाहर जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मान लीजिए मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, एयर कंडीशनर आ रहा है, मैं क्या करूंगा इसे डेबिट, क्योंकि एयर कंडीशनर क्या है, रियल। कैश जा रहा है, जा रहा है, कैश भी रियल है, जा रहा है, तो क्या करूंगा, क्रेडिट। तो यानी रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। बोलिए सर, बात समझ आती है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस रेवेन्यू समझ आती है बात। जितने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं सब डेबिट होंगे, जितने रेवेन्यू प्रॉफिट गेन इनकम है वो क्रेडिट होंगे, ठीक। जैसे परचेज कर रहे हो आप, डेबिट होगा। आप यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी खर्चा है, डेबिट होगा। सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी सर खर्चा है, डेबिट होगा। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट खर्चा है, डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं सर पे, डेप्रिसिएशन क्या आपका खर्चा है, डेबिट होगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस सब डेबिट होंगे। उसके अपोजिट रेवेन्यू, सेल कर रहे हो, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट में अर्न कर रहे हो, डिविडेंड अर्न कर रहे हो, कुछ भी चीज अर्न कर रहे हो, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब सर यहाँ पे पर्सनल के अंदर ध्यान दीजिए, मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करिए और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे बैंक आपका पर्सनल मैंने समझाया, अब आपने बैंक में पैसे जमा कराए सर, आपने बैंक में पैसे जमा कराए। सोचिए मैं सामने यहाँ मेरे अकाउंट, मेरे बिजनेस के अकाउंट्स बन रहे हैं, बैंक मेरे सामने है, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, ठीक है जी। अब बैंक रिसीवर है गिवर है, डेबिट करूंगा।
मैंने बैंक से पैसे निकाले, गिवर क्रेडिट करूंगा। आ रही मेरी बात समझे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, इज दैट क्लियर? तो यानी जब भी कोई रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा क्रेडिट करेंगे। मैंने क्या कहा, पूरा कंप्लीट अकाउंट यही है सर, सब कुछ इसी से निकलना है, सब कुछ इसी से निकलना है। और धीरे धीरे करके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सोचिए लगभग 1 महीने से ऊपर हमारा इसी टॉपिक पे लगने वाला है, इस टॉपिक पे। और उसके बाद आप अकाउंट से धड़ाधड़ भागोगे फिर आप इसको समझ में आने के बाद। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भाई वो किस में आ रहा है। अगर वो रियल में आ रहा है तो ये रूल लगेंगे, नॉमिनल में आ रहा है तो ये रूल लगेंगे, पर्सनल पे आ रहा है तो ये रूल लगेंगे। अगर आप पर्सनल में आपने कम्स इन और गोज आउट ऐसे लगा दिया, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, तो आंसर कुछ गलत आ जाएगा। अगर आपने इसमें कम्स इन और गोज आउट डेबिट क्रेडिट ऐसे इसमें लगा दिया एक्सपेंस रेवेन्यू में, तो गलत आ जाएगा रूल। भैया उसके रूल उस पर लगेंगे, इसके रूल इस पर लगेंगे, इसके रूल इस पे लगेंगे। तो इसीलिए पहले मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अकाउंट किस नेचर का है, कि वो रियल है, नॉमिनल है और पर्सनल है। उसके बाद उस नेचर के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो सर? अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर, आप मेरी बात को समझिए, अगर हम कहें कि हम कहीं पे अपनी बॉडी पे कहीं रेज मारे सर और वो जल रही हो, तो हम क्या कहें, करें हम क्या? नहीं पिछड़ जा भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से। सर कैंसर में अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हो क्या रहा है? वो यही तो ट्रीटमेंट हो रहा है। कैंसर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है सर? कि जो कैंसर के अंदर जो आपके वायरस हैं सर, उनको अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है सर, वो जलाया तो जा रहा है उसको, और जलाने के साइड इम्पैक्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं बॉडी पे कि पता चला बाल उड़ रहे हैं, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कहानी हो रही है। अगर आप थोड़ी नॉलेज रखते हो तो यानी साइड इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हम कर रहे हैं ना उसे, क्योंकि पता नहीं तो बंदा तो मर गया। तो लेट्स ट्राई, आप मेरी बात समझ रहे हो? लेट्स ट्राई। तो यानी अलग अलग बीमारियों की जब अलग अलग ट्रीटमेंट है तो माय फ्रेंड्स अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग ट्रीटमेंट। तो यानी आप रियल पे कोई और ट्रीटमेंट नहीं लगा सकते, नॉमिनल पे कुछ और नहीं लगा सकते, पर्सनल पे कुछ और नहीं लगा सकते। यानी सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि भाई रियल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है और पर्सनल अकाउंट कौन सा है। उसके बाद उस पर हमारे रूल्स रेगुलेशन लगने शुरू होंगे। बोले सर क्लियर है? तो डाउट कंफ्यूजन? हाँ जी। आपका क्वेश्चन है कि बैंक में हमने पैसे जमा कराए, ठीक है ना, तो मैंने कहा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पहले मैडम ये बताइए, ये रूल मैंने किससे बताया? पर्सन पे बताया ना, कहीं और तो नहीं बताया। जब बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक में पैसे जमा कराने तो एक कहानी बैंक हो गई, क्या जमा करा रहे, कैश जमा करा रहे, दूसरी कहानी क्या हो गई, कैश। बताइए मैडम मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बैंक क्या इन तीनों में से? पर्सनल। कैश क्या इनमें से? रियल। तो मैडम मैंने क्या रखा, रियल पे पर्सनल का रूल लगेगा, पर्सनल पे रियल का रूल लगेगा। एम आई राइट? ठीक बोल रहा हूँ? आइए जी। अब बैंक यहाँ पे पर्सनल है, ठीक हो गया। अब बैंक मैडम रिसीवर है गिवर है? रिसीवर, डेबिट हो गया। आइए अब यहाँ पे कैश, कैश पे यहाँ पे नॉमिनल रियल है। रियल में क्या रूल है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, राइट? मैडम अब कैश बैंक में जमा करा रहे हो, आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो गोज आउट तो क्या होगा, दैट्स ऑल। ठीक हो गया ना? भाई कैश पे रूल जो लगेगा वो इसका चलेगा, और जब बैंक पर रूल चलेगा वो इसका चलेगा। सिंपल फंडा। बिल्कुल लिंक है सर, सारे यही तो कराना है हमने इंडियन, ये सारे आपस में इंटररिलेटेड हैं। यानी कि पहले आपको ये देखना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस में आएगा तीनों में से, उसके बाद हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक हो गया? रेलवे साइडिंग क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और वो क्या कर रही होती है, बहुत बड़े जबरदस्त क्वांटिटी में रेलवे से माल मंगा रही होती है, रेल के थ्रू माल मंगा रही होती है, रेल के थ्रू माल बेच रही होती है। और जब रेलवे को इतना बेनिफिट नजर आ रहा होता है उन कंपनी से, तो रेलवे क्या करती है, वो कहती है ओके फाइन, हम आपके ट्रैक जो है आपकी इंडस्ट्री में डाल देते हैं सर। और वो क्या करते हैं, वो अपना जो प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, वो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनके आसपास अपने को जगह ले लेते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि आप रेल में कभी बैठे हो तो पता लगा कोई ट्रैक ऐसा आ रहा होगा आपके साथ में, पता लगा किसी कारखाने में किसी इंडस्ट्री में चला गया हो। आ रही मेरी बात समझे? तो क्वेश्चन ये होता है वो इंडस्ट्री के अंदर चला गया तो इसका मतलब रेल के थ्रू वो सामान मंगा रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, सामान के थ्रू रेल के थ्रू वो चला रहे हैं। ठीक, आपको क्या लगता है जो रेलवे का जो ट्रैक बिछा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने प्रेमिसेस के अंदर, उसका पैसा कौन पे करेगा, रेलवे कंपनी या वो पे करेगा? ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। तो रेलवे साइडिंग उसकी एसेट्स होगी मैडम। क्लियर? वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेंगे, रेलवे वाले क्यों पे करेंगे?
भाई रेलवे वाले से तो आपने टेंडर भर दिया कि सर प्लीज हमारे को इतना काम करना है, तो आप रेलवे ट्रैक हमारे बिछा दीजिए, जो लगेगा हम दे देंगे। हाँ हाँ, उसके लिए भी होता है, कोई बड़े स्केल पे काम कर रहे तो उसके लिए भी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो बाय।